एक तो इसमें ज्यादातर फोकस होता है जो न्यूक्लियर वाले पार्ट में होता है, बेसिकली वो रहता है मास डिफरेंस वाले पार्ट पे, है ना। और दूसरा जो पार्ट होता है वो रहता है आप लोग के रेडियो एक्टिविटी वाले पे। तो हम दोनों की किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। वी आर मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। एज यू कैन सी, आप लोगों को दे रखा है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 3.2 आवर्स। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर 75% ऑफ सब्सटेंस टू बी यूज्ड। मतलब आपको ये कहा है कि 75% जो है वो आपने यूज कर लिया है, ठीक है। अब तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो बचा कितना है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कितना बचा है, वही सारी चीज आ जाएगी। तो अब ये बताओ, जैसे मैं आपसे कहूं कि लेट सपोज इनिशियली हमारे पास एन नोट था, ठीक है। तो हाफ लाइफ अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी पहले हाफ लाइफ में बचेगा कितना भाई, एन नॉट बाई 2। फिर अगले हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा, एन नॉट बाई 4 बचेगा। तो अब मुझे ये बताओ, ये बचा हुआ पार्ट है ना, इसका मतलब एन नॉट से एन नॉट बाई 4 बचा है। तो इसका मतलब यहाँ आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस यहाँ दिख रहा है हमें एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 4, विच विल गिव 3 एन नॉट बाई 4। और यहां से ये पता लग रहा है कि 3/4 ऑफ एन नॉट इज बेसिकली 75% ऑफ एन नॉट। और यही तो हमें क्वेश्चन ने कहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर 75% ऑफ सब्सटेंस टू बी यूज। यानी बेसिकली आपने क्या किया है कि यहां से पहले हाफ लाइफ में आए और फिर यहां से दूसरे हाफ लाइफ में आया है जिसमें 75% यूज हो चुका है। तो केवल 25% ही रहा, तो आपने दो हाफ लाइफ लगाए ना। तो दो हाफ लाइफ लगाए हैं तो यहां से देखो, पहला हाफ लाइफ हुआ 3.2 आवर्स, अगले हाफ लाइफ में भी कितना हो गया 3.2 आवर्स। तो टोटल हमारे पास कितना आने वाला है 6.4 आवर्स। दोनों को हमने काउंट कर लिया क्योंकि हमारे से टाइम की यहाँ पे कैलकुलेशन पूछी गई है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। आई थिंक दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा, आप सभी जहां पे भी आपको कोई डाउट होता है प्लीज मुझे स्टॉप कर दें ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो जाए। ओके, आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला है, द मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर 1620 year and 405 year for alpha and beta emission respectively if it is decaying by both alpha and beta simultaneously। अब आप लोगों को पता है, जैसे लेट सपोज कि ये एन एक न्यूक्लियाई है, इसने दो साइमल्टेनियसली डिके किए, एक तरफ अल्फा आया एक तरफ बीटा आया, ठीक है। और आपको मीन लाइफ दे रखी है, क्या दे रखी है, टी मीन। और टी मीन अगर आपको पता हो बेटा तो ये 1/लैम्डा के इक्वल होती है, पता है ना। और आपने ये देखा है कि कोई भी एक सब्सटेंस, मैंने आप लोगों को बताया भी था, वेन एवर देयर इज अ पैरेलल रिएक्शन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 यहाँ पे रहता है। लैम्डा इक्विवेलेंट इज व्हाट, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/T1 प्लस 1/T2, लिखा जा सकता है ना। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अल्फा और बीटा के लिए हमारे को मीन लाइफ दे रखी है, ठीक है। तो यहां से देखो बेटा क्या आ गया है कि 1/1620 प्लस 1/405, ये वैल्यू आ गई। तो यहां से आप देखोगे तो आया लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम यहाँ पे 1620 पहले से ही आ रहा है, तो 1620 ये आया 1 प्लस, आप यहाँ पे देखो ये 4 टाइम्स जा रहा है, ये आ गया 5/1620। मैं इसको कैंसिल नहीं करने वाला हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देन टाइम ड्यूरिंग, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, देन टाइम ड्यूरिंग विच 3/4 ऑफ सैंपल विल डिके। 3/4 जो सैंपल है वो क्या हो चुका हो, डिके हो चुका हो। और अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया कि 3/4 डिके हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हम देखें तो 3/4 डीके हो चुका है। तो अभी मैंने बताया था ना, एन नॉट से पहले एन नॉट बाई 2 होता है फर्स्ट हाफ लाइफ में, और सेकंड में क्या हो जाता है, एन नॉट बाई 4 बचा रहता है। तो 3/4 यहाँ पे क्या हो जाता है, डीके हो चुका होता है ना। तो ये डीके हो चुका है,
ठीक है, तो ये डीके हो चुका है, तो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि इसका मतलब 2 हाफ लाइफ होने वाली है ना। तो यानी टोटल टाइम इज ट्वाइस ऑफ टी हाफ, यही हम कह सकते हैं। अब ट्वाइस ऑफ टी हाफ में क्या करें, टी हाफ की वैल्यू होती है बेटा ln2 अपॉन लैम्डा। तो यहाँ देखो 2 ln2 की वैल्यू 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट अभी हमने निकाला ना, ये 5 और ये 1620 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो मैं अप्रोक्स अप्रोक्स आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। जब हम यहाँ करेंगे कैलकुलेशन तो ये 2 और ये 4, 3 to 4 आया, 3 to 4 इंटू 2 हम यहाँ पे करने वाले। अभी आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है क्या? No, sir. No, sir. स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। Yes, sir. इसमें अभी स्क्रीन चली गई थी क्या आपकी? स्क्रीन विजिबल है सभी बच्चों को? स्टार्ट करें? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास आया था 648 इंटू 0.7, हम यहाँ पे कर लेते हैं 0.693 का है ना। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो ये ऑलमोस्ट कितना हो चुका है, 6 इंटू 7 आप करोगे तो 420 के अराउंड आसपास कुछ आने वाला है, और ऑप्शन हमारे को 449 ईयर्स का यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाला एग्जांपल सभी बच्चों को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? No, sir. नहीं है? No, sir. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, पहले आप सभी यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ें, अच्छे से एनालिसिस करें कि ऐसा क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते, अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन ने कुछ ऐसा कहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए ड्यूटेरियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर 1.1 mega electron volt and 7 mega electron volt respectively when two deuterium nuclei fuse together to form a helium nucleus। पहले तो दिमाग में ये क्लियर करना है कि ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई जो होगा वो क्या होगा, मास हाइड्रोजन का ही क्या होता है, ये आइसोटॉप होता है, बस इसका मास नंबर जो होता है उससे डबल होता है। तो यहाँ पे 1H2 यहाँ पे हम कर देंगे। 2 उसने बोला है ड्यूटेरियम मिलके क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं।
तो हीलियम बना रहे हैं तो ये He2He4 हो गया। ये रिएक्शन सबको समझ में आ सकती है। और यहाँ क्या आने वाला है, एक Q वैल्यू आने वाली है, क्योंकि जब फ्यूज कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होने वाला है। अब ये वाली जो टर्म है ना बेटा, इसको थोड़ा समझना जरूरी है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब होता है Be डिवाइडेड बाय मास नंबर। तो अगर मैं यहाँ बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहता हूँ, अरे नीति प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। यहाँ टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो आने वाली है वो क्या आ जाएगी, आपको जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसको मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट की यहाँ पे, तो रिएक्टेंट जो होगा वो कितना आ जाएगा, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, मैं ऐसा कर देता हूं कि 1.1 प्लस 1.1 ये जो वैल्यू है इसमें भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मास नंबर हाइड्रोजन का है, और यहाँ पे भी 2 है। तो आप देख सकते हो ये 2.2 और 2.2 तो कितना हो गया, 4.4। ये पॉइंट दिख जाए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आ चुका है हमारे लिए। ठीक है ना। अब ऐसे ही आप बात करो हीलियम के लिए, तो हीलियम के लिए हम बात करेंगे, जब प्रोडक्ट की आप बात कर रहे होगे तो प्रोडक्ट के लिए क्या जाएगा, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, तो ये आ गया हमारे पास 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको यहाँ पे Q वैल्यू निकालनी है, तो Q वैल्यू के लिए क्या करें, हमें पता है प्रोडक्ट माइनस यहाँ रिएक्टेंट करना है, तो प्रोडक्ट का कितना है बेटा, 28 माइनस 4.4, तो ये हमारे पास आया 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास आंसर आने वाला है, दैट इज बी ऑप्शन। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो जाए या कोई डाउट रह जाए तो डायरेक्ट पूछ लिया करो, और जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है, सब क्लियर है, तो प्लीज रेज योर हैंड ताकि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो सके। ज्यादातर बच्चों का ये वाली चीज समझ में आ चुकी है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा हुआ है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन ने बोला हुआ है, आफ्टर 280 days द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 6000 डीपीएस, डीके पर सेकेंड बेटा। ये डीपीएस का मतलब होता है डीके पर सेकेंड। ठीक है, द एक्टिविटी रिड्यूस्ड टू 3000 डीपीएस आफ्टर 140 days। क्या हुआ है, 140 डेज के बाद ये कितना हो चुका है, 3000 डीपीएस यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो आप इससे क्या रिलेशन निकाल पा रहे हो, अगर आप थोड़ा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि 140 जो है वो इसकी कहीं ना कहीं क्या है, हाफ लाइफ है ना, और 280 डेज इसका क्या हो चुका है, डबल हाफ लाइफ हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखें कि एक्टिविटी रिड्यूस होने का मतलब आधा बचा हुआ है ये 140 डेज के बाद, है ना। तो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है, क्योंकि एक्टिविटी का देखो सीधी सी बात, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमने ये रिलेशन पढ़ा है, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर एक्टिविटी होती क्या है। तो एक्टिविटी का मतलब होता है बेटा dN/dt, मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। यहाँ देखो ये आया n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू माइनस लैम्डा। तो आप यहाँ देखो ये आया dN/dt इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लैम्डा, और ये आया n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि dN/dt है ना, वो भी किस रिलेशन को फॉलो करती है, सेम इसी रिलेशन को। ये आ गया n0 लैम्डा इंटू e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये बेसिकली ये एक्टिविटी हो चुकी थी, ये एक्टिविटी इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये भी उसी सेम रिलेशन को फॉलो करती है जो डीके के अंदर न्यूक्लियाई का यहाँ पे रहता है। तो अब यहाँ समझो कि उसने क्वेश्चन ने कहा है कि 280 डेज के बाद एक्टिविटी जो है रेडियो एक्टिव सैंपल की 6000 डीके पर सेकेंड की, और वो रिड्यूस हो जाती है 3000 डीके पर सेकेंड कितने दिन के बाद, 140 दिन के बाद, है ना।
इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि 280 डेज के बाद जो रहा होगा, ये अगर डबल हाफ लाइफ है, तो अभी मैंने आपको एक ही टाइप का क्वेश्चन बताया था कि एन नॉट से क्या बना, पहला एक हाफ लाइफ में एन नॉट बाई 2, और फिर क्या बना, एन नॉट बाय 4। कितना बन चुका है, एन नॉट बाय 4, यानी रिमेनिंग कितना है, 1/4 रह चुका है ना। तो 1/4 रहेगा, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनिशियल रेट क्या रही होगी, आप देखो इनिशियल रेट जो रही होगी वो इसकी क्या रही होगी, 4 टाइम्स। क्योंकि ऐसे ऐसे समझो कि पहले एन नॉट था, तो एन नॉट से जब एन नॉट बाई 2 हुआ तो उसकी डीके की रेट कितनी हो चुकी है हमारे पास, धीरे धीरे वो रिड्यूस होती जा रही है ना, और फिर यहाँ पे एन नॉट बाय 4 हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ 24,000 रही होगी 4 टाइम्स 6,000 की, क्योंकि यहाँ पे डीके कितनी है, 6,000 है हमारे पास। कितनी है, 6,000। तो इसके कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स यहाँ रहने वाली, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा क्लियर हो जाएगा, डी यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है, वो हमारे को क्या दिया हुआ है, सर लास्ट क्वेश्चन के अंदर लास्ट स्टेप में आपने क्या बताया? लास्ट स्टेप में मैंने ये बताया है कि जैसे उसने 280 डेज बोला हुआ है, तो 140 डेज इसका हाफ लाइफ हुआ, तो 280 डेज उसका सेकंड टाइम हाफ लाइफ हो गया ना। तो सेकंड हाफ लाइफ में ये कितना बचा होगा, एन नॉट बाय 4 बचा होगा, तब जाके कितना है, 6,000 है। तो एन नॉट पे कितना रहा होगा, तो वो एक्टिविटी के कंस्टेंट से हमने यहाँ पे लगाया कि एन नॉट बाय 4 था, तब कितना हो गया हमारे पास 6,000, है ना। तो एन नॉट रहा होगा तब क्या हो जाएगा, ऐसे एन नॉट बाय 4 था, तो एक्टिविटी कितनी थी हमारे पास, 6,000, है ना। तो एन नॉट रहा होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 6,000 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये हमने क्या कर दिया, 24,000, ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि इनिशियली रेट पूछी ना उसने, तो इनिशियली तो एन नॉट था, तो एन नॉट पे डीके कितना रहने वाला है वो हमने यहाँ निकाला। ओके सर। Okay, now we are moving towards next question. As you can see, the beta minus activity of a sample of CO2 prepared from a contemporary would give a count rate of 25.5 count per minute, CPM, जिसे यहाँ पे क्वेश्चन ने नाम दिया है। ठीक है, अब पहले तो देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होता है ज्यादातर बच्चों के लिए। ठीक है, वो क्या रीजन होता है वो भी मैं आप लोगों को भी क्लियर कर दूंगा। ठीक, the same mass of CO2 from ancient wooden statue gave a count rate of 20.5 CPM under the same condition. If the half life of 14 C14 is 5770, then the edge of statue is close to। देखो बेटा, मैं अगर इस क्वेश्चन की रिव्यू की बात करूं तो 10 आउट ऑफ 10 इस क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ देंगे, क्योंकि पहले तो इस क्वेश्चन का मीनिंग उनको समझ में नहीं आएगा, है ना। पहले तो मीनिंग पे जाएंगे, फिर उसके बाद ये सीपीएम और कुछ अलग अलग यहाँ पे वुडन एंशिएंट स्टैचू, ये सारी चीजें आएगी ना, तो ये घबराने वाली है ना। मैं आपसे ये कहूंगा इसको छोड़ना मत, पर ये भी आप लोगों से कहूंगा कि इसको बीच में मत करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों के साइकोलॉजिकल फर्क डालते हैं बाकी दूसरे क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इनिशियली जैसे आर नॉट इनिशियल है, तो आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन एन, ये कह सकते हैं ना। तो यहां देखो, मैं इसलिए ये सारी चीज बता रहा हूं कि जो वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू, जैसे n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखें n अपॉन एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लॉग n अपॉन एन नॉट लॉग ई बेस पे लिया है हमने, है ना, तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा टी और ln ई आ जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आने वाली है बेटा, 1 अपॉन लैम्डा ln n अपॉन एन नॉट।
पर मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ln नहीं लेके log लेने वाला हूँ। फायदा क्या होने वाला है आपको सीधा सीधा दिख रहा है, क्वेश्चन में टेक log जैसी टर्म दे रखी, तो 1/λ इसको लिखते हैं 2.303 log n/n0। अब उसको देखो, क्वेश्चन को क्या दिया है कि रेट दे रखी है आपको, तो अभी मैंने आपको बताया ना, इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, n/n0 की वैल्यू लिखेंगे, जो क्या आने वाली है 1/λ 2.303 log r/r0 आ जाएगा। अब कैलकुलेट करते हैं भैया, है ना, क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी 2.303। ठीक है, लैम्डा के लिए उसने आपको बहुत अच्छी चीज दे रखी कि हाफ लाइफ ये दिया हुआ है, तो हाफ लाइफ को ln2/λ में 0.693 और ये डिवाइड वाली चीज ऊपर चली जाएगी तो 5770 और ये आएगा log, है ना। r की वैल्यू कितना दिया हुआ है बेटा उसने 25.5 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितनी दे रखी इनिशियली 20.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आपको दिख रहा है यहाँ पॉइंट से पॉइंट गया, और ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है। तो ये 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 5770 इंटू वैल्यू 0.095 यहाँ पे आने वाला है, आ गया। अब यहाँ पे आपका काम है मल्टीप्लीकेशन का। मैं तो ये कहूंगा जब आप इसको करोगे तो ये दिख रहा है ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स कट जाएगा, 0.7 लेके करोगे तो, है ना, 3.5 हो गया। और ये वैल्यू दिख रही है आपको कि ये कितना हो चुका है, 0.1 हो चुका है ना। तो मुझे क्या करना है, 0.1 यानी 577 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 577 को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 3.5 से तो 1822 यहाँ पे ईयर आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे इजीली आंसर निकाल सकते हो। Is that clear to everyone? Any doubt regarding this question? Can we move towards next question? अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बता रखा है कि करना क्या है हमें। ठीक है, now we are moving towards next question and next question आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। थोड़े अब अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा, तो थोड़ा इसका समझ के चलना कि क्या करने वाला है। अब देखो बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं जस्ट बिकॉज कि आपका डर हट जाए। इससे आपको बोला हुआ है कि एक प्रोटॉन है जिसको बॉम्बार्ड किया स्टेशनरी लिथियम न्यूक्लियस पे, एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन 2 अल्फा पार्टिकल आर प्रोड्यूस, 2 अल्फा पार्टिकल यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल विद इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक एन एंगल cos इनवर्स 1/4, cos इनवर्स 1/4 यहाँ पे वो बनाता है। तो आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग प्रोटॉन इज, कितना काइनेटिक एनर्जी रहने वाली है। तो पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लेट सपोज कि बेटा ये प्रोटॉन है ना, ये हम P बोल देते हैं, और ये इससे क्या हो रहा है, एक बना रहा है लिथियम, और प्रोड्यूस क्या हो रहे हैं यहाँ से अल्फा पार्टिकल। अब सोचो कि ये डायरेक्शन दी है, ये हमारी क्या हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो 2 अल्फा पार्टिकल बने हैं, ये हमारी जो डायरेक्शन है इससे ये वाला है कि एक यूं जाए और एक क्या हो गया यूं जाए। ये एंगल भी हमारे पास थीटा हो गया, ये एंगल भी थीटा। उसने कहा ना 2 अल्फा पार्टिकल बन रहे हैं, वो दोनों क्या है इनिशियल डायरेक्शन से cos इनवर्स 1/4 बना रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे कह दूं कि cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे बेटा 1/4 आने वाली। ठीक है, अच्छा अब नाउ वी आर मूविंग की अब यहाँ क्या लिखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट पार्टिकल है प्रोटॉन, लिथियम उसके कंपैरिजन में बहुत हेवी पार्टिकल है। तो सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसको मिलने वाली है, अल्फा पार्टिकल को। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्लस क्यू वैल्यू मस्ट बी गिवन टू द के ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि 2 अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा उसने पूछा क्या है कि स्ट्राइकिंग प्रोटॉन की क्या आने वाली है वैल्यू, है ना। तो स्ट्राइकिंग प्रोटॉन के लिए कैसे निकालें हम, आपको क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है और क्या इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं कि वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या करें कि आपने पढ़ा होगा कि मोमेंटम इज इक्वल टू √2m k होता है।
मोमेंटम क्या होता है अंडर रूट ऑफ 2m के। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू देखो, आप अगर देखो काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे कह सकता हूँ कि 16 टाइम्स होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। किसके इक्वल आ जाएगी? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ दिख रहा है ना आपको, देखो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m के यहाँ पे होगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, ये आने वाला है 16 के अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये मैंने कैसे लिखा उसको बारे में समझो। इधर की काइनेटिक एनर्जी है अल्फा की, इधर ये वाली, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा के अल्फा कॉस थीटा। अब ऐसे मत समझो कि आप यहाँ पे सर ये के अल्फा कॉस थीटा काइनेटिक एनर्जी का थोड़ी ना कोई कंपोनेंट होता है, पर आपको ये तो पता है कि मोमेंटम तो कंजर्व रहना चाहिए, है ना। तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हम लेने वाले हैं? वी कॉस थीटा लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं? अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना। तो वी स्क्वायर होगी तो कॉस थीटा का जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा इसलिए आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी का में कॉस थीटा वाली टर्म आएगी। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो बेसिकली क्या बन चुका है कि हाफ एम वी कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर ये जो उस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल गया और उसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा भी आ गया, तो ये आ गया हमारे पास के अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ 16 आने का कारण क्या है? 16 आने का रीजन ये है कि हम कंपेयर करके लिख सकें। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में हम जब डिफरेंस लिखेंगे तो डिफरेंस मास का आ जाता है ना। मास का डिफरेंस इसलिए आ जाता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और मैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की लिख रहा हूँ। तो आप ये लिखोगे ना, वैसे देखो मैं लिख के बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन आने वाली हाफ ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी v का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप जब लिखोगे तो यहाँ वैल्यू हमें वही लिखनी पड़ेगी। तो मास के इनवर्स रेशियो से आप काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल को मिलेगी वो कम होगी, तो वो मास के थ्रू यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ देखो, जब हम वैल्यू पुट करने वाले हैं तो ये आ जाएगा 16 इंटू के अल्फा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 का स्क्वायर, वो भी 16 आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वो क्या आने वाली? बराबर आने वाली, कोई चेंज नहीं आने वाला। अब जब वो चेंज नहीं आने वाला तो हमें करना क्या है? केवल क्यू वैल्यू निकालनी है। तो क्यू वैल्यू को निकालने का सीधा सा तरीका क्या है? अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन क्या आ जाएगी, है ना। रिएक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना है? हम यहाँ पे क्यू वैल्यू ऐसे निकालेंगे, ये आएगा Q इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 7.06, 2 इंटू 4 इंटू 7.06। क्यों? अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो मास इसका 4 हो गया, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया, और 2 अल्फा पार्टिकल है इसलिए 2 से किए, माइनस लिथियम की हमें दे रखी तो 5.6 इंटू 7 कर दो। तो यही जो क्यू वैल्यू है वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ हमारे क्या आने वाली? अल्फा पार्टिकल। अदरवाइज अगर ऐसा होता ना बेटा कि कुछ डिफरेंस आ रहा होता तो फिर यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, है ना। पर नहीं, ये वैल्यू ही हमारे काइनेटिक एनर्जी से हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 7 इंटू 4 हो चुका है 28, 28 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ऑलमोस्ट 5.6 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, सॉरी। 56 माइनस 5.6 इंटू 7, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 5.6 इंटू 10 माइनस 7, दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया वैल्यू 5.6 इंटू 3। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 17.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट वुड बी आंसर। और ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है? अरे यार, इसमें मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 8
फिर तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा, इसमें अब कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पास पास के ऑप्शन दे रखे हैं। मेथड आप लोगों को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। किसी बच्चे को पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट था क्या? पूछ लो, अगर नहीं हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई एक रिप्लाई कर दो, कमेंट बोल के भी रिप्लाई कर सकता है। वॉइस वगैरह तो क्लियर है ना? मतलब पहले वाले क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कैसे लिखी थी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हमने ऐसे लिखी है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जब हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो मोमेंटम कंजर्व करने से अरे भाई आप ऐसे करोगे ना कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ये तो कंफर्म है ना। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या होगी कि P स्क्वायर अपॉन 2m इस काइनेटिक एनर्जी होगा ना। तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो क्या आने वाला है, P स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी मास के क्या होगा ये, अब यहाँ जब हम उसको लिखेंगे तो मैं यहाँ मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख सकता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय 4, प्रोटॉन की जगह पे आ जाएगा ना यहाँ पे। तो ये 4 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मोमेंटम दोनों के सेम रहने वाले हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो अल्फा पार्टिकल का 1/4 होता है ना। तो मैं दोनों की एनर्जी को कंपेयर करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ 2 अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ डबल 4 आने वाला है, तो 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 16 आया। और बाकी बन गया P अल्फा का स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और x डायरेक्शन की ही हमें लेना है, क्योंकि मोमेंटम जो रहेगा वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही रहता है, इसलिए cos स्क्वायर थीटा। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, इसलिए cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे आया। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके सर। Okay, now we are moving towards next question. As you can see, a proton collide with a stationary deuteron to form a helium nucleus. एक हीलियम न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए प्रोटॉन जो है स्टेशनरी ड्यूट्रॉन से कोलाइड करता है, ठीक है। फिर आपसे बोला है फॉर दिस रिएक्शन इज टू टेक प्लेस, है ना। रिएक्शन को बनने के लिए द प्रोटॉन मस्ट हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी k0, ठीक। If instead of deuteron collide with a stationary proton to make a helium nucleus, then it must have kinetic energy equal to। अब पहले तो ये समझना पड़ेगा हमारे को कि कोलिजन कर रहे हैं, कौन कर रहा है कोलिजन, एक प्रोटॉन कर रहा है। प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, 1h1। किससे कोलिजन कर रहा है वो, एक ड्यूट्रॉन से, मतलब 1h2 से। और क्या बना रहे हैं, हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हो हीलियम के लिए उसने यहाँ पे 3 बोला हुआ है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई 2He3 वाली। इसका मतलब ये दोनों कंबाइंड हुए होंगे ना बेटा, तो कंबाइंड हुए होंगे तो इसके पास मोमेंटम है v0 वेलोसिटी का, और ये क्या था हमारे पास, स्टैटिक था। तो फाइनली मैं P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल लगाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, इनिशियली mv0 और बाद में 3m टाइप वो गया, तो v की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास v0/3 आ गई ना। तो अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, अब क्या हुआ है, चेंज ये हुआ है कि दोनों का शेप और साइज चेंज हो गया, जिसकी वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी होगी। तो आप ऐसे देखो, आप ये लिखोगे ना कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v0 स्क्वायर, और माइनस फाइनल क्या हो गया, हाफ टोटल मास 3m
और V नॉट बाय 3 का स्क्वायर, दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो U की वैल्यू क्या आ गई, हाफ m V नॉट स्क्वायर, ये आया, और ये आ चुका है 1 माइनस 1/3, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये पूरा आपको के नॉट दिया हुआ है ना, क्वेश्चन ने प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम के नॉट दी हुई है, तो हम इसको ऐसे लिख दे 2 के नॉट बाय 3, ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। अब उसने आपसे ये बोला, ये मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि ये पोटेंशियल एनर्जी फिक्स हो चुकी है कि जब ये बनने वाला है तो यही पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है। उससे क्या होगा कि अब हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं। अब उसने नेक्स्ट क्या बोला है, इफ इंस्टेड ए न्यूट्रॉन कोलाइड विद ए स्टेशनरी प्रोटॉन, मतलब अब आपको क्या करना है कि अब लेना है कि V नॉट किसको दे दिया है, 1H2 को, और यहाँ स्टैटिक कंडीशन में कौन है, 1H1, यानी स्टैटिक तो हमारे पास कौन है, प्रोटॉन, है ना, और न्यूट्रॉन मूव है। पहले यहाँ पे प्रोटॉन जो था वो मूव कर रहा था और न्यूट्रॉन क्या था, स्टैटिक, बना अभी भी वही है 2He3। अब यहाँ P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 2m V नॉट इज इक्वल टू 3mV, तो V की वैल्यू 2V नॉट बाय 3 आ जाएगी। और यहाँ वापस से हम जब काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या लिखोगे कि इनिशियल एनर्जी हाफ 2m इंटू वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल हाफ 3m इंटू 2v नॉट बाय 3 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये रही। देखो ये आया हमारे पास mv नॉट स्क्वायर माइनस ये आ गया, इधर आएगा तो 2mv नॉट स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 2k नॉट बाय 3, आ गया ना। तो यहाँ आप देखो, यहाँ वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वैल्यू की कितना आने वाला है, ये एलसीएम लेंगे तो ये 1/3 mv नॉट स्क्वायर की वैल्यू 2k नॉट बाय 3 आई। पर काइनेटिक है, उसने वैल्यू इसकी पूछी है, हाफ 2m v नॉट स्क्वायर की वैल्यू पूछी हुई है, तो क्या करें, ये v नॉट इसकी वैल्यू निकालोगे तो देखो 3 से 3 कट गया, क्योंकि उसने किसकी एनर्जी पूछी है, न्यूट्रॉन की एनर्जी पूछी, न्यूट्रॉन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यही होगी ना। तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है, mv नॉट का स्क्वायर निकालना है, वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 2k नॉट के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। समझ में आया आप लोगों को सभी को ये क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो पूछ सकता है। बोलो भाई। नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखो वापस से थोड़े इजी क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है, द फ्रैक्शन ऑफ ए एटम ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट दैट डिके इन 6 days 7/8, ठीक है, 7/8 जो है वो 6 दिन के अंदर डिके हो रहा है, तो बचा कितना भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि n नॉट था, n नॉट में से 7/8 डिके हो चुका है, तो यानी n नॉट बाय 8 बचा होगा ना। 1 माइनस 7/8 करेंगे तो वो कितना हो गया, 1/8, और ये कहीं ना कहीं 2 की पावर का फॉर्म दिख रहा है हमें। मैं ऐसे कह सकता हूं कि n नॉट ये हो चुका है n नॉट 2 की पावर 3, यानी यहाँ पे ये थर्ड हाफ लाइफ होने वाला है ना। और जब थर्ड हाफ लाइफ होने वाला है तो अब यहाँ पे आप क्या कहोगे कि 6 दिन लगे इसको 3 हाफ लाइफ में। इसका मतलब 1 हाफ लाइफ जो है, 1 हाफ लाइफ इज फॉर 2 days, क्या हो चुका है 2 days। तो अब ये बताओ 2 दिन 1 हाफ लाइफ है तो 10 दिन का क्या हो गया, n नॉट अपॉन 2 की पावर 5। समझ में है ना, क्योंकि 10 जो है वो 2 का 5 टाइम मल्टीपल है, ये आ गया n नॉट अपॉन 32, है ना। तो अब कितना डीके हो चुका होगा, ये बचा है बेटा, तो डीके कितना हुआ, n नॉट माइनस n नॉट बाय 32, तो कितना आया हमारे पास 31 अपॉन 32 n नॉट।
तो फ्रैक्शन निकालना है तो बेटा 31/32 ये हमारे पास आंसर आने वाला है, क्योंकि इसको जब आप टोटल से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। समझ में आ गया? Now we are moving towards next question. What is the disintegration constant of radon if the number of its atom diminishes by 18% in 24 hours? 18% डिमिनिश हो जाते हैं, मतलब क्या हो गया कि अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन में कि 100% अवेलेबल थे, 18% गायब हो गए, तो क्या हुआ? 82% बचे होंगे, है ना? तो आप क्या लिखोगे कि ये n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी जो है वो 0.82 टाइम्स ऑफ एन नॉट बचा हुआ है, एन नॉट ई की पावर माइनस, और लैम्डा के लिए उसने कुछ दिया हुआ है क्या? तो इसमें टाइम उनको कितना लगा है? 24 आवर्स लगा है। तो कर लेते हैं 24 आवर्स। अब देखो मैं यहाँ आवर्स को सेकंड में इसलिए चेंज कर रहा हूँ बेटा क्योंकि सारी वैल्यू सेकंड के अंदर है। यहाँ 60 कर दो आप, इंटू 60 कर दो, इंटू लैम्डा, ये हमारे पास आ गया। अब ये एन नॉट ने एन नॉट को काटा, यहाँ दोनों तरफ लॉग लेंगे तो एल एन 8.2 इज इक्वल टू माइनस 24 इंटू 60 लैम्डा, और एल एन ई की वैल्यू 1, तो लैम्डा कितना आ गया? एल एन 0.8 की वैल्यू देखो ये आ रहा है 0.2 डिवाइड बाय 246060, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि ये वैल्यू जो आती है वो 2/86400 और एक यहाँ पे और आ गया। तो अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आती है 2.3 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। मैं ज्यादा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इतना टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो इसके बाद आप लोगों के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आप लोगों के होमवर्क में है। आपको कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को टोटल 12 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन कराए हैं, और यही एक्सपेक्टेड मान सकते हो आप कि इसी तरह के क्वेश्चन है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन ये है, फिर 3 क्वेश्चन ही हैं जो आप लोगों के बचे हुए हैं। इसी पैटर्न के क्वेश्चन ये प्योर एनालिसिस से बनाए हुए हैं, तो आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।